नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो नौसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कोची में ग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त होने से नौसेना के 2 अधिकारियों की जान चली गई। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक रविवार को नेवी के दोनों कर्मी प्रशिक्षण के लिए INS गरुड़ से रवाना हुए थे। यह हादसा करीबन सुबह 7 बजे हुआ जब नौसेना अड्डे के करीब थोपी मड्डी पुल के पास ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना के अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ग्लाइडर से उड़ान भरने वाले दोनों अधिकारियों का नाम लेफ्टिनेंट राजीव झा और पेटी अधिकारी सुनील कुमार है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर की बात करते हैं तो सेना और वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ अब एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है भारतीय वायुसेना और थल सेना के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि लेह के क्षेत्र में एक तरफ भारतीय वायुसेना के C-17 इल्यूशन 76S और C-130J सुपर हेरक्युलिस विमान जो कि राशन और अन्य जरूरी सामानों को पहुंचा रहे हैं, इसके साथ ही वे हर तरह से चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। थल सेना और वायुसेना के अधिकारियों दोनों का कहना है कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों ही सेनाएं संयुक्त रूप से बेहतर तरीके से काम कर सकती है। और साथ ही ये भी महसूस किया गया है कि जब तक चीन के साथ संघर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक दोनों सेनाएं संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगी। यानी कि अब दोनों ही सेनाएं आपस में ज्वाइंटली रूप से ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हो गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो जासूसी को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने एक युवक को सैन्य ठिकानों की तस्वीर पाकिस्तान को व्हाट्सएप करने के आरोप में अरेस्ट किया है। 21 साल के इस लड़के पर, जिसका नाम संजीव कुमार बताया जा रहा है, आरोप है कि उसने देवलाली में सैन्य ठिकाने की फोटो पाकिस्तान को भेजी है। देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी सेंटर और कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल जैसे अहम सैन्य प्रतिष्ठान है। पुलिस ने बताया कि संजीव कुमार को शुक्रवार को एक सैनिक ने उस समय पकड़ा जब देवली कैंप के पास वो अपने मोबाइल से फोटो खींच रहा था और यहाँ पर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। जब उसकी फोन की जांच कराई गई तो पाया गया कि वो पाकिस्तान को फोटो भेज रहा है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और इसे जेल भेज दिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो T-90 टैंक को लेकर आ रही है। दरअसल T-90 टैंकों का मुकाबला करने की हिम्मत चीनी टैंकों के पास नहीं है। दोनों ही देश की सेनाएं और हथियार एक दूसरे के सामने हैं और भारत ने अपने तोपखाने का मुंह चीन की तरफ मोड़ दिया है और ऐसे में अब कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। टैंक कमांडर ने कहा कि हम मानते हैं कि यदि युद्ध छिड़ता है और अगर टैंकों का इस्तेमाल होता है तो हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि चीन के हल्के टैंक भारत के T-90 और T-72 टैंकों के सामने नहीं टिक पाएंगे। अधिकारी ने हाल ही में आई उस रिपोर्ट के बारे में कहा कि जिसमें चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के सामने हल्के टैंकों को तैनात किया है। चीन ने हाल ही में हल्के टैंक T-15 टैंकों को तैनात किया है। इसका परीक्षण भी उसने किया। चीन के मुताबिक पहाड़ी और चोटी वाले इलाकों में यह हल्के टैंक अधिक प्रभावी होंगे। वहीं अन्य भारतीय टैंक कमांडर ने कहा कि भारत के T-90 और T-72 टैंक्स के सामने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 50 डिग्री से -40 डिग्री के तापमान में काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें कहीं भी किसी भी तरीके के इलाके में तैनात किया जा सकता है। इनकी मारक क्षमता काफी दमदार है। ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों में टैंक की क्षमता के बारे में उन्होंने बताया कि रूसी मूल के T-90 टैंक पहाड़ों और बेहद ठंडे इलाकों में ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छे हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत को लेकर आ रही है, जहां पर असम राइफल का एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गया और एक घायल हो गया। आपको बता दें कि एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार बॉर्डर पर अलगाववादी समूह जो है वो फिर से एक हो गए हैं। उल्फा और NSCN गुटों के कैडरों के साथ परेश बरुआ के नेतृत्व में स्वतंत्र गुट के 30 से 35 आतंकियों का एक समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। इन्होंने असम राइफल के जवानों पर ग्रेनेड दागे और ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चला दी। यानी कि दोस्तों, एक बार फिर से उल्फा आतंकी और ये परवेश बरुआ का ग्रुप जो है वो एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और ये म्यांमार के इलाके से ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और इनको हथियार चीन प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उल्फा जैसा संगठन इसको पूरी तरह से खत्म किया जाना जरूरी है। जिस तरीके से श्रीलंका में LTT को खत्म किया था, उसी तरीके से इन उल्फा उग्रवादियों को भी खत्म करना बेहद जरूरी है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। चीन ने भारत के सामने जो चुनौती पेश की है, भारतीय नौसेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पूर्वी लद्दाख में सर्विलांसिंग के लिए P-8I विमान भेजने से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र, अरब सागर में भी नेवी ने अपने इंतजामातों को पुख्ता कर दिया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोतों और रूट्स पर जंगी जहाजों को निगरानी के लिए रख दिया गया है। इन सब के बीच भारत ने बाकी देशों की नौसेनाओं के साथ भी अपने संबंध मजबूत किए। ऐसे वक्त में जब चीन दुश्मनी पर आमदा है तो भारत को दोस्त का साथ चाहिए। जून के महीने के बाद से नौसेना 5 अलग अलग देशों की नौसेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास कर चुकी है।
ये महज अभ्यास नहीं है। पीपुल लिबरेशन आर्मी को साफ संकेत दिया गया है कि समुद्री इलाके में उसकी कोई गलती उस पर भारी पड़ सकती है। भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश की नौसेना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अभ्यास किया है। दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बोंगो सागर नाम दिया गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस किल्तान, आईएनएस खुखरी जैसे जहाज शामिल हुए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में अभ्यास किया था। इस दौरान कई एडवांस सरफेस और एंटी एयर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। भारत मित्र देशों के साथ पासएक्स भी आयोजित करता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर आ रही है। फर्स्ट फेज के प्रोग्राम के तहत भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि बीएमडी का परीक्षण और उत्पादन और परिचालन के मानकों को अप्रूवल कर दिया गया है और इसे 2022 के अंत तक देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कवर प्रदान करने के लिए लगाया जाएगा और 2024 के अंत तक इसे वित्तीय राजधानी मुंबई में लगा दिया जाएगा। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए मिसाइल की ढाल स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी के लिए तैनातगी और खरीद की योजनाएं भेजी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास के कई स्थलों की पहचान भी की गई है, जहां 2 स्टेज वाली पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस एयर डिफेंस यानी कि एडी इंटरसेप्टर मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा। ये पृथ्वी के वायुमंडल से परे परमाणु और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित सभी प्रकार से आने वाली मिसाइलों से देश को सुरक्षित करने के लिए है। स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार यानी कि LRTR, जो कि बीएमडी प्रणाली के लिए लक्ष्य प्राप्ति और फायर कंट्रोल रडार है, इसको पश्चिमी सीमा में तैनात किया जाएगा और रडार की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की भी पहचान की गई है, जो कि मिसाइल को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है 600 से 800 किलोमीटर की रेंज के अंदर। डीआरडीओ ने स्वॉर्डफिश 2 LRTR को भी विकसित किया है, जिसकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है और दोनों ही रडार सिस्टम वास्तविक यानी कि रियल वर्ल्ड कंडीशन स्थितियों में सफल परीक्षण भी किया गया है, जहां LRTR ने अपने लक्ष्य के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों के सफल ऑटो लॉन्च की शुरुआत की है। रडार की तैनाती के लिए पूर्वी क्षेत्रों में भूमि की पहचान भी की गई है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल यानी कि पीडीवी और अमेरिका का थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, जो कि अमेरिका के थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के समान है और एक हिट टू किल अप्रोच के साथ शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्पेस को लेकर आ रही है। भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रह को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि जहाजों के द्वारा तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने में सक्षम होगा। इस बारे में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि CENS के एक अधिकारी ने बताया। पिछले साल अगस्त में CNES और इसरो ने दूरसंचार और रडार और ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपकरणों को ले जाने वाले उपग्रहों के विकास और निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी, जिसके तहत ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सिस्टम बनेगा जो लगातार जहाजों पर निगरानी रखने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इस निगरानी का मेन केंद्र भारत में आधारित होगा। हिंद महासागर में जहाजों की निगरानी के लिए उपग्रहों का संचालन और फ्रांस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। अधिकारियों ने कहा कि ये प्रणाली दुनिया भर में एक विस्तृत बेल्ट को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि उपग्रहों के कुछ हिस्सों को दोनों ही देशों में बनाया हुआ है और भारत से इसे लॉन्च किया जाएगा। CNES और इसरो कई जलवायु निगरानी उपग्रहों को एक साथ संचालित कर रहे हैं। इंडो फ्रेंच उपग्रहों के बेड़े का ये हिस्सा होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जहां चीन की पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने की क्षमता बेहद कमजोर है, वहीं अब पाकिस्तान से चीन मदद ले रहा है कि किस तरीके से वो पहाड़ी युद्धों में आगे लड़ सके और इसमें पाकिस्तान उसकी मदद भी कर रहा है। हाल ही में एक 52 सेकंड का वीडियो जारी किया गया, जिसमें कुछ दाढ़ी वाले सैनिक चीनी सैनिकों के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन भी ये मानता है कि पहाड़ी युद्ध में भारतीय सेना विश्व की सबसे जबरदस्त सेनाओं में से है। चीन के ही विश्लेषकों ने कहा था कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी अनुभवी पहाड़ी सेना है। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन ग्लेशियर में भारत की उपस्थिति कठोरता का प्रमाण है। ऑशनेट के विश्लेषकों ने कहा कि दाढ़ी वाला आदमी SSG कमांडो हो सकता है। वीडियो साझा करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तानी सैनिक PLA सैनिकों के साथ गलवान में भी खड़े थे। आपको बता दें कि चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SFF, जिसने हाल ही में अपने कारनामे करके दिखा दिया कि चीनी सैनिक भारत के सामने नहीं टिक सकते। वर्तमान में भारत ने 13 महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर अपना कब्जा जमा रखा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना का सामना किया है और संभव ये भी हो सकता है कि PLA भारतीयों का मुकाबला करने के लिए इनसे सुझाव प्राप्त कर रहा हो। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।
इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।